ओके बच्चों, चलिए आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और दैट इज योर अंतिम खाते। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? अंतिम खाते। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली हम आपको पढ़ा रहे थे, याद होगा। दोहरा लेखा प्रणाली हम लोग पढ़ रहे थे और दोहरा लेखा प्रणाली में हम लोग क्या सीखे थे? सबसे पहला लेन देन होता है। इस लेन देन की प्रविष्टि कहाँ की जाती? पहली सहायक बही में। सहायक बही में की जाती। सहायक बही के आधार पर ही क्या बनाई जाती है? पंजी प्रविष्टि बनाई जाती है। पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही क्या बनता है? खाता बही बनता है। ठीक है, तो ये जो वर्क होते हैं, कैसे वर्क होते हैं? दैनिक कार्य होते कि नहीं होते? डेली वर्क होते कि नहीं होते? ये रोज के काम होते हैं। साल का अंतिम दिन आता है, आप 31 मार्च मान लो, 31 दिसंबर। उस साल के अंतिम दिन में हम लोग क्या बनाते हैं? तलपट बनाते हैं। और तलपट के ही आधार पर क्या बनाया जाता है? अंतिम खाते बनाए जाते हैं। देख लो भैया, देखा जाए गौर से तो सभी के सभी अपने आप में क्या चैप्टर्स थे अलग अलग। और आज हम नए चैप्टर्स में आ गए, किसमें? अंतिम खाता। आप बोलोगे सर अंतिम खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बेटा अंतिम खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है आपके व्यापार से संबंधित लाभ या हानि की गणना करना। और साल के अंत में कब बनाया जाता है तलपट और अंतिम खाते? 31 मार्च। अगर आप वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे हैं तो 31 मार्च को बनाया जाएगा। या फिर अगर आप फाइनेंशियल मतलब अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? मतलब आपका 31 दिसंबर को बनाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर 31 मार्च लिखा है मतलब आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और अगर 31 दिसंबर लिखा है मतलब साल शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला तो खाता बनता है व्यापारिक खाता। फर्स्ट क्या बनेगा? व्यापारिक खाता। इसके पश्चात इसमें दूसरा बनाया जाता है लाभ हानि खाता। इसके पश्चात इसमें बनाया जाता है तीसरा चिट्ठा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बनाया जाता है व्यापारिक खाता। अब व्यापारिक खाता जब आप बनाते हैं तो व्यापारिक खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है आपके व्यापार का सकल लाभ निकालना। कौन सा लाभ निकालना? सकल लाभ निकालना होता है। सकल लाभ मतलब माल से लाभ। जिस चीज का तुम व्यापार कर रहे हो ना, जिस चीज का तुम व्यापार कर रहे हो उस पर्टिकुलर वस्तु से, उस माल से आपको कितना लाभ हो रहा है, उससे लाभ निकालने के उद्देश्य से हम क्या बनाते हैं? व्यापारिक खाता बनाते हैं। सकल लाभ निकलता है। ठीक है, इसके पश्चात बनाया जाता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ हानि खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ निकालना। क्या निकालना? शुद्ध लाभ। यानी कि संपूर्ण लाभ, व्यापार से क्या लाभ हो रहा है। यहाँ पे क्या निकाला जाता है? माल से लाभ नहीं, पूरे व्यापार से क्या निकाला जाता है? लाभ निकाला जाता है। पूरे व्यापार से आपको क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, और अंत में बनाया जाता है चिट्ठा। चिट्ठा बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए ही क्या बनाया जाता है? चिट्ठा। कि भाई आपके व्यापार में संपत्ति कितने हैं, आपके व्यापार में कितने संपत्ति है, कितने दायित्व है, इसको जानने के लिए क्या बनाया जाता है बॉस? चिट्ठा बनाया जाता है। आया बात समझ में? इसमें व्यापार की पोजीशन पता चलती है। तो बताइए अंतिम खाते में कितने खाते बनाए जाते हैं? गलत, 3 नहीं भैया, 2 खाते। एक व्यापारिक खाता और एक लाभ हानि खाता। चिट्ठा खाता नहीं होता है, बल्कि चिट्ठा एक तरह का विवरण पत्र होता है। क्या होता है? विवरण पत्र होता है। समझ में आ गया? जो आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है कि आपके पास कितने संपत्ति और कितने दायित्व है। ठीक, तो ये अंतिम दिन बनाया जाता है। कोई परेशानी इसमें आप लोगों को? कोई दिक्कत? फिलहाल यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अंतिम खाते बनाए। तो जैसे कि बताया कि अंतिम खाते में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। लेकिन अंतिम खाता कभी भी याद रखना, जब अंतिम खाता आप बनाते हो तो अंतिम खाता बनाने की कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त ये कि कैसे होता है? तलपट के आधार बनाया जाता है। तलपट के आधार पर बनाया जाता है। तलपट से ही देख के आप क्या करते हो? बनाते हो। ठीक है, क्योंकि तलपट में तमाम आय व्यय, लाभ हानि और संपत्ति दायित्व तो सारी बातें होती। तलपट में सारी चीज़ों का उल्लेख होता है। दूसरा कंडीशन ये है, इसमें याद रखिए, ये जो है ना, ये प्राप्य व देय के आधार पर बनाया जाता है। प्राप्य व देय के आधार पर बनाया जाता है। मतलब देय के आधार पर, यानी बोल सकते हैं चालू वर्ष के, कौन से वर्ष के? चालू वर्ष के प्राप्य व देय के आधार पर बनाया जाता है। प्राप्य मतलब और देय का मतलब क्या होता है? देखिए, ये तो कन्फर्म है, इसमें लाभ और हानि निकाल रहे हैं। तो लाभ और हानि कैसे निकालते हैं? साल भर के दौरान जितना भी आपको आय हुआ है जोड़ लीजिए, और साल भर के दौरान आपने जितना भी व्यय किया उसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक, तो जो आएगा वो तुम्हारा लाभ आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है लाभ का। ठीक, लेकिन यार जब आय हम लोग प्राप्त करते हैं तो हम लोग एक वर्ष में बना रहे हैं, इसको एक वर्ष में बना रहे कि नहीं बना रहे हैं? तो मान लीजिए हमारा वर्ष है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक के बीच का। तो जो भी लाभ हानि, जो भी आय होगा वो अपन बना रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, एक वर्ष का बना रहे हैं। 16-17 साल के लिए मैं लाभ हानि खाता बना रहे हैं, मतलब व्यापारिक खाता बना रहे हैं, अंतिम खाते बना रहे हैं मान लीजिए। ठीक है,
तो साल भर के दौरान आपने व्यय किया होगा, साल भर के दौरान आय किया होगा, ठीक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साल भर के दौरान आपके व्यापार का आय मान लो 1 लाख रुपए आता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, परंतु असल में जो प्राप्त हुआ है ना, आपको मिलना चाहिए 1 लाख रुपए, होता है ना कई बार, नहीं भाई साल भर में हम 1 लाख तो कमा लेते हैं, लेकिन भैया रोकड़ा हाथ में कितना आया है ये भी तो देखो। तो रोकड़ा आपके हाथ में आया, मान लो असल में जो आय प्राप्त हुआ है वो आपको सिर्फ कितना हुआ, सपोज 80,000 ही प्राप्त हुआ है, तो अंतिम खाते में आप 1 लाख की एंट्री करोगे कि 80,000 की एंट्री करोगे? नहीं, 1 लाख की एंट्री करोगे। प्राप्य के आधार पर, प्राप्य आधार मतलब चाहे मिला हो या ना मिला हो, अगर उस साल से रिलेटेड है तो उसकी एंट्री करेंगे, उस साल से रिलेटेड नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? आपको कायदे से आय होता है 1 लाख, साल का आय होता है कितना, परंतु असल में आपको जो आय प्राप्त हुआ है, मतलब अभी 20,000 प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब असल में प्राप्त कितना हुआ है, 80,000 का ही प्राप्त हुआ है। जब अंतिम खाते बनाएंगे तो कितने रुपए की एंट्री करेंगे? साल भर का आय कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख की एंट्री करेंगे। प्राप्त कितना हुआ नहीं हुआ इससे कोई मैटर नहीं करता। समझ आया कि नहीं आया? साल भर के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। या मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपका आय होता है साल भर का 1 लाख रुपए, परंतु आपको प्राप्त हो गया है कितना, 180। साल का आय होता है 1 लाख रुपए, परंतु आपके हाथ में पैसा कितना आ गया है, 180। तो जब अंतिम खाते बनाओगे तो कितने की एंट्री करोगे? 1 लाख की एंट्री करोगे, क्योंकि 80,000 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये कि वो अगले साल का प्राप्त हो गया है, इस साल का है ही नहीं। समझ में आया कहने का मतलब? तो 1,80,000, तो आप 1 लाख की एंट्री करोगे। इसी को बोलते हैं प्राप्य के आधार पर, प्राप्त चाहे आय प्राप्त हो या ना हो, उस साल से रिलेटेड है तो एंट्री की जाएगी। ये इस पहली शर्त है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर वही चीज व्यय के साथ होता है। अब कायदे से कोई भी व्यय वगैरह करो, खर्चा करो, साल भर का व्यय मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए होता है। सपोज आपका साल भर का व्यय कितना होता है, कायदे से 1 लाख रुपए साल भर का आपका व्यय है, ठीक। परंतु असल में जो आपने व्यय का भुगतान किया है, असल में जो व्यय का भुगतान किया है आप लोगों ने, वो सपोज आपने 90,000 का ही किया है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 का भुगतान नहीं किया है। तो अंतिम खाते में एंट्री किसकी की जाएगी, 1 लाख की कि 90,000 की? 1 लाख की, क्योंकि भैया साल भर का कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख की करेंगे। 10,000 कम है, मतलब नहीं दिए हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं, वो तो दे ही दोगे आज नहीं तो कल, परंतु है कितने का, 1 लाख का, तो ये 90,000 की एंट्री, 1 लाख की एंट्री करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही मान लीजिए व्यय होता है 1 लाख रुपए, परंतु आपने दे दिया है कितना, 1,90,000, ज़्यादा दे दिए हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगले साल का भी दे दिया इस साल, ठीक है। तो एंट्री कितने की होगी, 1 लाख की एंट्री होगी। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये प्राप्य और किसके आधार पर बनाया जाता है, दे। प्राप्य का मतलब क्या होता है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, उस साल से संबंधित है तो उसकी एंट्री होगी। अगले साल की कोई लेना देना नहीं, पिछले साल का अगर देखो अगले साल का अगर शामिल है तो उसको निकाल दो, पिछले साल का अगर दिए हुए तो उसको भी क्या कर दो, उसमें से आउट कर दो। समझ में आ गया? इस साल का नहीं दिया तो उसको जोड़ दो, ये कहानी रहती है इसमें। समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के आपको इसी साल का लेना है, ठीक। और व्यय के भी केस में वही होता है, ठीक है। तो याद रहिएगा कि तलपट जो आधार पर बनाया जाता है, चालू वर्ष और प्राप्य के आधार पर बनाया जाता है। ये 2 बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें वर्ष का बड़ा महत्व है। तो बेटा अगर आपको वर्ष जैसे आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन में, तो आपको देखना लिखे रहेगा कभी भी क्वेश्चन में 31 दिसंबर, जैसे मान लो लिखा है 31 दिसंबर 2006 को समाप्त वर्ष हेतु, 31 दिसंबर 2006 को समाप्त वर्ष हेतु। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्ष है ना वो 2006 है। तो सवाल उठता है सर वर्ष 2006 तो ड्यूरेशन क्या होगा, 6-7 होगा कि क्या होगा? तो बेटा 31 दिसंबर शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, 1 जनवरी सन 2006 से लेकर 31 दिसंबर सन 2006 तक के बीच के जो भी आय या व्यय होंगे उसी की एंट्री की जाएगी और किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। या फिर इसी के विपरीत अगर मान लीजिए वहां लिखा है 31 मार्च 2000 कितना 6 लिखा है, जैसे मान लीजिए को समाप्त वर्ष हेतु, ऐसा क्वेश्चन में लिखता है हम लोग को समाप्त वर्ष हेतु, ठीक है, इस प्रकार से लिखता है। तो फिर एंट्री किस, तो आपका साल है 1 अप्रैल से शुरुआत होगा, तो 1 अप्रैल ये शुरुआत का ड्यूरेशन क्या रहा होगा, अवधि क्या रही होगी, 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2006 तक के बीच की सारी एंट्रीज की जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी अंतिम दिन लिखा ना, जो भी अंतिम दिन, तो उसी को साल के हिसाब से माना जाता है। जैसे अंतिम दिन 1 दिसंबर 2006 लिखा, मतलब समझ जाना 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006। अंतिम दिन लिखा 31 मार्च, समझ जाना 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2006 तक। जैसे मैं आपको कहता हूँ 31 मार्च 2021, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या कौन सा ड्यूरेशन है, ये अवधि क्या है इसकी, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। समझ आया? मैं अगर कहूँगा आपसे 31 मार्च 2023, इसका मतलब क्या हुआ, अवधि क्या है इसकी, क्या सोचोगे दिमाग में, कब से शुरुआत हुआ होगा ये, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। समझ आ गया? मैं आपको कहूँ 31 मार्च 2017, बताइए इसकी अवधि
1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक की अवधि। समझ आया? इसी प्रकार अगर मैं कहूँ 31 मार्च 2019, बताइए इसकी अवधि क्या होगी? हाँ 18 से, क्योंकि भाई जस्ट पिछले अप्रैल में 18 लगा होगा ना, साल चेंज कब होता? दिसंबर के बाद। तो 12 महीना कहाँ? 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैं अगर कहूँ 31 दिसंबर 2019 तो क्या मानेंगे आप लोग? 1 जनवरी शुरुआत हुआ होगा। दिसंबर बोल रहा था शुरुआत हुआ होगा जनवरी से, दिसंबर बोल रहा था शुरुआत कब हुआ होगा साल का? जनवरी से। क्या एंट्री बनेगा? 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। 18 लगेगा ही नहीं। अप्रैल वाला आएगा तो ईयर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। परंतु दिसंबर वाली बात है तो भाई साल भर तो वही चलते रहता है ना, इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आ गया ईयर का मतलब? कोई परेशानी? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब सवाल उठता है कि अंतिम खाता हम लोग कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले अंतिम खाते में जैसा कि आपको बताया गया व्यापारिक खाता बनाया जाता है। तो ऊपर हेडिंग लिखना व्यापारिक, पहले लिखते हैं व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। अंतिम खाते का प्रारूप बना रहा हूँ, लिखेंगे व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते का प्रारूप बनाते इस तरह से, तो ये प्रारूप बन जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेते इस तरह से। कॉलम होता है आपकी कॉपी में, इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लोगे, ये कॉलम बन जाएगा। अब देखिए होता क्या है, कॉलम में हम लोग देखेंगे ये विवरण पक्ष हो जाता है और ये राशि वाला कॉलम हो जाता है। ये विवरण का कॉलम होता है और ये वाला राशि का कॉलम होता है। यहाँ पे समाकलन पक्ष लिखते हैं और यहाँ पे कौन सा पक्ष लिखते हैं? विकलन पक्ष। और यहाँ पे लिखते हैं जिस तारीख को आप बना रहे हो ना, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को बना रहे हो, 31 मार्च है या दिसंबर है, वो वाला तारीख लिख लेते हैं, दिसंबर या मार्च वाला, और लिखते हैं फलाना फलाना साल को समाप्त वर्ष हेतु। क्या लिखेंगे? समाप्त वर्ष हेतु, ऐसा अपन लिख लेते हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है? किस बात को प्रकट करता है? ये इस बात को प्रकट करता है कि आप साल भर का क्या बना रहे हैं? अकाउंट्स बना रहे हैं। आया बात समझ में? ठीक। अब चलिए, जब भी बनाया जाता है, देखो हमने बोला इसमें व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनता है। तो देखो ये 2 फ्लोर में बनता है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर और ये हो गया उसका क्या? ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर। तो देखिए ये वाला ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये वाला क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर। तो ये फर्स्ट फ्लोर वाला जो है ये तुम्हारा व्यापारिक खाता है, और ग्राउंड फ्लोर वाला जो है वो कौन सा खाता है? लाभ हानि खाता। इसलिए व्यापारिक और लाभ हानि खाता एक साथ बनाया जाता है। ठीक। अब चूंकि हम बना रहे हैं लाभ हानि खाता, तो सुनो, हम निकालने बैठे हैं आय या लाभ निकालने बैठे हैं। तो व्यापार में अगर आपको आय होगा, क्या होगा व्यापार में? आय। तो बेटा आय हमेशा क्या होता है? आय और लाभ क्या होता है? विकलन, समाकलन। तो आय या लाभ होगा उसको क्या करोगे? समाकलन। और अगर व्यापार में व्यय या हानि होता है तो उसको क्या करते हैं? तो विकलन कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो जो भी व्यय होगा उसको विकलन, जो भी आय होगा समाकलन। डन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? विकलन पक्ष में आएंगे, लिखेंगे पहला आप लोग लिखते हैं प्रारंभिक स्कंद। क्या लिखते हैं? प्रारंभिक स्कंद। पहला लिखेंगे अपन लोग प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, प्रारंभिक स्कंद के बारे में हमने तलपट में सिखाया था क्या होता है। तो व्यापार में अगर माल पहले से आपके पास कोई पड़ा हुआ तो प्रारंभिक स्कंद की एंट्री कहाँ करते हैं? व्यापारिक खाते के विकलन पक्ष में। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसके बाद क्या करना? माल क्रय करते हैं ना, जो व्यापार के में माल क्रय करोगे, जितने रुपए का माल क्रय करोगे उसको विकलन पक्ष में लिखोगे। और अगर साल भर के दौरान आपने माल वापस किया है, कुछ माल खरीदा हुआ माल वापस किया है, तो उसको क्या कर देना? घटा देना और बाहर निकाल देना। क्या सीखा तुम लोगों ने? क्रय लिखोगे, उसमें से क्रय वापसी घटा दोगे और माल क्या कर दोगे? बाहर निकाल दोगे। ठीक है, इसके पश्चात व्यापार के तमाम प्रत्यक्ष व्यय, कौन से व्यय? प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करोगे तलपट के विकलन पक्ष में। तलपट के कौन से पक्ष में? विकलन पक्ष में। अब इसके पश्चात और कुछ एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? व्यापार के आय, और आय क्या होता है? आय समाकलन, यानी कि विक्रय। अगर आप माल विक्रय करते हो तो तुम्हारे लिए आय हो जाता है, तो विक्रय लिखोगे समाकलन पक्ष में। साल भर का विक्रय लिखोगे समाकलन। साल भर के दौरान अगर कोई विक्रय वापसी है तो उसको क्या कर दोगे? घटा दोगे। साल भर के दौरान कोई विक्रय वापसी तो उसको आप लोग घटा दीजिएगा और घटाकर बाहर निकाल दीजिएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? विक्रय में से विक्रय वापसी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ठीक। अब इसके पश्चात अपन क्या लिखते हैं? अंतिम स्कंद। क्या लिख लेते हैं? अंतिम स्कंद लिख लेते हैं। साल भर के अंत में जो अंतिम स्कंद है उसको लिख लेते हैं, बस। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। कुल मिला कितनी एंट्री हुई? 5 एंट्री हुई। देख लो बॉस, प्रारंभिक स्कंद, क्रय, क्रय में से क्रय वापसी घटा दो, प्रत्यक्ष व्यय, विक्रय, विक्रय वापसी घटा दो और अंतिम स्कंद। 5 एंट्री होती है लाभ व्यापारिक खाते में, और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जैसे कि पता है दोनों तरफ का योग बराबर रहना चाहिए, लेकिन शेष आता है। अगर आय ज्यादा है व्यय कम है, अगर मान लीजिए आप शेष निकालना आता है ना आप लोगों को, अगर शेष इस पक्ष में आ रहा है, विकलन पक्ष में शेष आ रहा है, जैसे मान लो इधर 100 रुपए, इधर 60 रुपए, 40 रुपए का शेष आया, विकलन पक्ष में शेष आ रहा है, तो आपका हो गया सकल लाभ। क्या है तुम्हारा? सकल लाभ आ गया। समझ आ गया? और अगर मान लो इन केस विकलन ज्यादा है समाकलन कम है, मतलब
व्यय ज़्यादा है आय कम है तो कॉमन सी बात है हानि होगा आप लोगों को। तो शेष फिर किस तरफ आएगा, इस तरफ शेष आएगा। अगर शेष इस तरफ आता तो क्या बोलेंगे उसको, सकल हानि। आया बात समझ में? तो या तो आपका सकल लाभ आएगा या तो सकल हानि आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकता। क्लियर? अब क्या होता है, तो ये हमारा व्यापारिक खाता बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता बनाओगे तो क्या करोगे, लाभ हानि खाता हो गया। अब क्या करोगे, ये जो सकल लाभ आया है ना, इसको इधर ले आओगे समाकलन पक्ष में। ये सकल लाभ को कहाँ उठा के ले आओगे, लाभ हानि खाते के समाकलन में। तो समाकलन में लिखना सकल लाभ, समाकलन में लिख देना सकल लाभ, जितने रुपए का सकल लाभ हो उसको लिख दो। अगर मान लो सकल हानि है तो फिर सकल हानि को कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में सकल हानि, उसके अमाउंट को यहाँ लिख देना। ठीक, बात खत्म। अब व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष व्यय, कौन से व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, किस साइड एंट्री करनी चाहिए उसकी, विकलन में। व्यय है ना, व्यय हमेशा विकलन। कोई भी अप्रत्यक्ष व्यय या व्यापार के कोई भी अप्रत्यक्ष व्यय या फिर हानि अगर होता है तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन पक्ष में। अब व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष आय या लाभ, उसकी एंट्री कहाँ करोगे, समाकलन पक्ष में। अप्रत्यक्ष आय या लाभ, उसकी एंट्री कहाँ कर दोगे, समाकलन पक्ष में कर दोगे। समझ आ गया? और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं। कितनी एंट्री हुई, 2 ही एंट्री हुई। समझ में आ गया? और कोई एंट्री नहीं करोगे, समाकलन जोड़ोगे, विकलन घटाओगे। अगर समाकलन ज्यादा विकलन कम है, शेष आया, तो बेटा अगर शेष आ गया तो ये कहलाएगा तुम्हारा शुद्ध लाभ। क्या कहलाएगा, शुद्ध लाभ कहलाएगा। समझ में आ गया? और अगर शेष उस पक्ष में आता है तो फिर क्या कहलाएगा, शुद्ध हानि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शुद्ध हानि कहला जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या कहलाएगा, शुद्ध हानि कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से व्यापारिक खाता बन गया कि नहीं बन गया? एनी डाउट, कुछ पूछना है? नहीं सर, एक सस्पेंस अभी भी दिखाई दे रहा है हमको। सर प्रत्यक्ष व्यय क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय क्या है? पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, वही थोड़ा पिक्चर में सस्पेंस रहता तो मजा आता है ना। केजीएफ में क्या सस्पेंस रहता है, बीच बीच में समझ में नहीं आता, वही तो मजा आता है। लास्ट में जब सस्पेंस खुलता है तो ना, तो वही सस्पेंस खुलेगा भी। ठीक है, ये कैरेक्टर अभी सस्पेंस में है। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद चिट्ठा, अब क्या बनाएंगे, चिट्ठा। तो इसके पश्चात क्या बनाया जाता है, अंत में चिट्ठा। तो चिट्ठा जब बनाया जाता है तो कॉलम कुछ इस प्रकार बनाया जाता है चिट्ठे का। इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेना, देख लो, बात नहीं करो। चिट्ठा चूंकि खाता नहीं होता ना, क्या होता है, ये एक प्रकार का विवरण पत्र होता है। तो ये देखो, इधर पे लिखना, यहाँ पे समाप्त वर्ष हेतु नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, जो भी साल होगा उस साल को लिखना है। सर लिख देना को और ब्रैकेट क्लोज कर देना। ठीक है, 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, जो भी हो उस साल को, 2006, 7, 8, 9, 10 जो भी लिख लेना। ये वाला पक्ष दायित्व का पक्ष होता है। कौन सा पक्ष, दायित्व। दायित्व मतलब आपने कोई कर्जा वर्जा लिया तो वो, और ये संपत्ति होता है, जो आपके व्यापार में संपत्तियां विद्यमान होती है वो होता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत करोगे दायित्व से। तो दायित्व में लिखोगे पूंजी। क्या लिखना, पूंजी। अब पूंजी लिखना। अब पूंजी में क्या करना, शुद्ध लाभ जोड़ देना। ये जो शुद्ध लाभ निकाले हो ना, उसको क्या कर देना, जोड़ देना। शुद्ध लाभ जोड़ देना, जोड़ दिए शुद्ध लाभ। इसके अलावा आप क्या करोगे, आहरण, अगर किसी प्रकार का व्यापार में आहरण किया गया है तो घटा लेना। ठीक है, या फिर आहरण के अलावा किसी प्रकार का आयकर का भुगतान किया गया है, ठीक है, तो उसको भी क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, घटाकर बाहर निकाल देना। क्या सीखा तुम लोगों ने, पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़ोगे, अगर आहरण है तो घटा दोगे, आयकर है तो क्या कर दोगे, घटा दोगे। अच्छा, शुद्ध लाभ जोड़ते हैं और हानि आया तो घटा दोगे, अगर हानि रहेगा तो क्या करोगे, घटा दोगे। नहीं आया समझ में, बात खत्म। क्या नहीं आया, क्या भाई, पूंजी है, पूंजी में शुद्ध लाभ आएगा तो जोड़ देना, हानि आएगा घटा देना। क्यों जोड़ रहे सर, भाई आपने किसी व्यापार में 1 लाख रुपए लगाया, लगा दिया 1 लाख, उसमें व्यापार में 20,000 रुपए कमाया, बताओ आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 1,20,000। वेरी गुड, आपने लाभ में जोड़ दिया ना, पूंजी में अपने लाभ को, 1,20,000। साल के दौरान आहरण को क्यों हटा रहे हैं सर, साल के दौरान अगर आपने कुछ आपने 1 लाख रुपए लगाया था व्यापार में और उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिया अपने निजी उपयोग के लिए, तो भैया निकाल लिया ना, तो आपकी पूंजी कितनी रह गई, इसलिए घटा दिया आहरण। इसी के लिए आहरण क्या होता है, घटता है। अब आया समझ में, तो पूंजी में शुद्ध लाभ है तो जोड़ देना, हानि है तो घटा देना, आहरण है तो घटा देना, आयकर है तो घटा देना, क्योंकि आयकर भी एक आहरण होता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आयकर भरते हो ना, वो भी तुम्हारे लिए एक निजी खर्च होता है, आहरण होता है, ठीक है, घटा देना। ठीक, घटा दिए। अब व्यापार के तमाम स्थायी दायित्व, लिस्ट दिया था मैंने स्थायी दायित्व का, याद करो, व्यापार के जितने भी स्थायी दायित्व होंगे उनकी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन में। इसके अलावा व्यापार के जितने भी चालू दायित्व है, सॉरी विकलन नहीं, मतलब दायित्व पक्ष में करोगे, विकलन नहीं है, दायित्व पक्ष में करोगे, ठीक है। व्यापार के जितने भी चालू दायित्व उनकी भी एंट्री कहाँ करोगे, दायित्व पक्ष में करोगे। कहाँ करोगे, दायित्व पक्ष में। ठीक, अब आ जाते हैं अपन संपत्ति में। व्यापार के तमाम स्थायी संपत्तियां, कौन संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, उनकी एंट्री कहाँ करोगे, संपत्ति पक्ष में, विकलन नहीं, संपत्ति पक्ष में। व्यापार के तमाम चालू संपत्ति, उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे, संपत्ति पक्ष में। समझ में आ गया। अब क्या करोगे, चिट्ठे का आप लोग टोटल करोगे, योग करोगे,
और तुम लोग को पता है चिट्ठे का योग पता है लास्ट में क्या होना चाहिए, बराबर आएगा। चिट्ठे का योग क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। क्लियर है, शेष वेश कुछ नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, बराबर। अगर बराबर आ गया मतलब सारे कार्यक्रम आपने बिल्कुल करेक्ट किए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते 2 मिनट के अंदर। क्या करोगे, व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाओगे, शुरुआत कहाँ से करोगे, बोलो, प्रारंभिक स्कंद। क्रय लिखोगे, क्रय वापसी तो घटा देना, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यय लिख देना, ठीक। समाकलन में विक्रय लिखना, अगर विक्रय वापसी तो घटा देना। अंतिम स्कंद लिखना, बात खत्म। समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना। शेष अगर विकलन में आया तो सकल लाभ, समाकलन में आया तो सकल हानि। सकल लाभ आया तो लाभ हानि खाते के समाकलन में डाल देना, सकल हानि आया तो लाभ हानि के विकलन में डाल देना। व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष व्यय और हानि विकलन में, व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष आय समाकलन में। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके पश्चात चिट्ठा बनाओगे, पूंजी लिखोगे, शुद्ध लाभ है तो जोड़ देना, शुद्ध हानि तो घटा देना। आय आहरण है तो क्या कर देना, घटा देना। आयकर है तो घटा देना। अब व्यापार के तमाम स्थायी दायित्व, दायित्व पक्ष में, तमाम चालू दायित्व दायित्व पक्ष में, तमाम स्थायी संपत्ति संपत्ति पक्ष में, तमाम स्थायी चालू दायित्व चालू संपत्ति संपत्ति पक्ष में। समझ आया कि नहीं आया। लिस्ट आपको दिया गया है सब पहचानने का। तलपट जब आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आपने व्यय आय सब पहचानना भी सीखा, कौन व्यय होता है कौन आय होता है। अगर आप संपत्ति दायित्व को पहचानना सीख गए तो जो बच गए वो आय और व्यय है। कॉमन सी बात है यार, संपत्ति पहचानना सीख, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जितने संपत्ति पहचानना सीख लो और जो और दायित्व पहचानना सीख लो, जो बच जाए वो क्या, आय, ठीक है, आय और व्यय है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलो तो प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में अभी सस्पेंस ही रखते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टू बी कंटिन्यू रखते हैं। क्लियर, इसको कॉन्सेप्ट को याद करके आओगे? चलिए ठीक है, कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।